एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर के डेरिवेशंस को कर रहे हैं जो कि हमारे बोर्ड 2026 में रेलिवेंट है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम चैप्टर 9 कवर कर चुके हैं, फिर 8, 7, 6, 5, 4 बैक साइड से हम लोग चल रहे हैं। इतने सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और बारी है चैप्टर नंबर 3 की। इसके बाद चैप्टर 2 पे जंप करेंगे, फिर चैप्टर 1 पे, फिर उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम चैप्टर अपने टर्म 2 के चैप्टर्स पे, यानी 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस सेशन में चैप्टर 3 के सारे डेरिवेशंस को करेंगे। और इस चैप्टर में बहुत कम डेरिवेशंस हैं, मैक्सिमम 5 to 6 डेरिवेशंस हैं, पर सारे ही इसमें इजी हैं। ठीक है, काफी ध्यान से सुनना। इसी सेशन के अंदर इस चैप्टर 3 के सारे डेरिवेशंस को हम कवर कर लेंगे। सबसे जो फर्स्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर से, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता होगा सबको। किसी मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको ऐसे लिखा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सारी वेलोसिटीज का एवरेज। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे लगा दो एक वेक्टर का साइन। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबने पढ़ी है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और ऐसे ये चलता जाएगा। दो तीन बातें अभी तुम्हें आगे समझ आएंगी। ठीक है, u वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों पे क्या साइन यूज करोगे? वेक्टर का। और अपॉन में n, ये तो चल ही रहा था। अब तुम्हारे मन में एक दो डाउट होंगे, वो क्या? पहला, हमने इसको टाइम को टी क्यों नहीं लिखा? इसको ऐसे टाउ से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? इस सिंबल का नाम होता है टाउ। ठीक है, हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी मान लिया, बात ठीक है, ये टी क्यों नहीं लिखा? एक तो ये डाउट होगा। दूसरा, जब यहाँ भी वन यहाँ भी वन, ए में 1 2 3 क्यों यूज नहीं कर रहे हम लोग? एक्सेलरेशन भी तो फर्स्ट वेलोसिटी के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे हमने 1 2 3 क्यों यूज नहीं किया? ये अभी सारी चीजें आगे समझ जाओगे, फिलहाल हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, यू को अलग करके लिख लें, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, n तक चलता जाएगा। u वाली जितनी भी टर्म है उनको अलग कर लो, प्लस सब में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 और 2 डैश 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 n। और ये जो नीचे n था उसको हमने ब्रेक करके लिख लिया। इतना समझ आया? सिंपल चीज है ना। u1 u2 u3 u4 सारी टर्म को हम लोगों ने अलग कर दिया यहाँ पे। कॉन में n तो चल ही रहा था। ठीक है, फिर a a a सब में से कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा? टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, और कॉन में n तो था ही था, इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। एलसीएम लोगे वापस से n आ जाएगा, वापस से n आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब नोटिस करो, ये क्या बन चुका? इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज। जो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और सबका सम करो डिवाइड बाई n, ये बन चुका इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, जो कि कितना होता है? 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब किसी वायर पे तुमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, देखो, एक वायर था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, कोई इधर कोई इधर, ऐसे रैंडमली घूम रहे थे। ठीक है, अब इमेजिन करो, तुमने क्या किया, इस पे एक बैटरी को कनेक्ट किया। तुमने इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट किया, यहाँ लगा दो एक बैटरी। तो बैटरी क्या करेगी? इन सबके मोशन को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगी। यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या करेगा? खींच लेगा अपनी तरफ। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल क्या करेगा? इधर से इनको पुश करेगा आगे की तरफ। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सारे इलेक्ट्रॉन फिर आगे मूव करने चाहिए? बिल्कुल मूव करेंगे आगे। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि करंट होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे पीछे चलेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली बिखरे हुए थे, इनका जो एवरेज मान लिया जाता है वो होता है 0। सिंपल सी चीज है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, कोई दूसरा नीचे जा रहा होगा। ठीक है,
मान लिया कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, एक ऊपर गया एक नीचे गया, खत्म इनकी वेलोसिटी। एक नीचे गया एक ऊपर गया, एक आगे गया एक पीछे गया। ठीक है, तो मतलब ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इनिशियली। जैसे तुमने बैटरी लगाई, बैटरी ने क्या किया, इन सबकी डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि सबकी सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो होता है 0 प्लस ए, और ये टाइम का एवरेज बन चुका। टाइम का एवरेज इसको लिख दो सिर्फ टॉप, नीचे ए बी एवरेज लिख सकते हो या छोड़ सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो टाइम का एवरेज। ठीक है, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ये पता चली, मैंने A1 A2 A3 क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ए मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आता है फोर्स से। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, लो देखो, एक्सीलरेशन आता है हमारा फोर्स से। ठीक है, फोर्स निकालू मैं यहाँ पे, सिंस थोड़ा ऊपर कर ले, F इक्वल्स टू एम ए, और F का एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, क्यू ई। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, क्यू ई अपॉन में। ठीक है, क्योंकि हर बैटरी पे सेम, हर इलेक्ट्रॉन पे सेम बैटरी फोर्स लगा रही है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किसने लगाया, इस बैटरी ने। इस पे किसने फोर्स लगाया, इस बैटरी ने। इस पे किसने फोर्स लगाया, इस बैटरी ने। तो यार ऑब्वियस सी चीज है कि सब सेम ही बैटरी हर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है, वो सेम एक्सीलरेशन से पुश करेगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है इस पे कम फोर्स लग रहा है। एक्सीलरेशन फोर्स पे तो डिपेंड करता है। जब सब पे सेम फोर्स लग रहा है, सेम बैटरी की वजह से लग रहा है, सबका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। चलो जी, ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया। हमने A1 A2 A3 क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि सेम बैटरी है सेम फोर्स लगेगा तो सबका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, तीसरी चीज, हमने टाइम को टी क्यों यूज नहीं किया, टाइम को टी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, बट वो एक स्पेशल तरीके का टाइम है, तो इसलिए हमें सिंबल को चेंज करना जरूरी था, ताकि हम इसको टॉ को पढ़ करके तुरंत समझ जाए ये जो टॉ है इसका मतलब है रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि दुनिया में टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो, टी से। तो अगर मैं इसको यहाँ भी टी लिख देता तो तुम बोलते हो तो टाइम है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या लिखा, टॉ लिख दिया, बस सिंबल को चेंज किया और मैं तुरंत समझ गया नॉर्मल टाइम नहीं है, कौन सा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सीधा सीधा तो मूव नहीं करेगा, रास्ते में टकराएगा भी ना किसी से। ऐसे देखो, इस इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था तो ये आया, स्पेस में कोलाइड किया। ठीक है, फिर टक्कर मार के कहीं और चला गया, फिर इधर कोई मिला, यहाँ पे टकरा गया। ठीक है, तो दो कोलिजन के बीच का टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ टकराया एक बार यहाँ, तो इन दो कोलिजन के बीच का टाइम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। और यही रीजन है कि हमें हमने इसके सिंबल को चेंज करके लिखा, ताकि हम समझ जाए कि टॉ का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। ठीक है, बस खत्म डेरिवेशन। ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, क्यू ई अपॉन में एम। और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो क्यू की जगह पे ई भी लिख सकते हो। क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है स्मॉल ई। ठीक है, उसको भी लिख सकते हो, मैं जनरली लिख रहा हूँ उसको, कोई भी चार्ज हो सकता है तो हम क्यू को क्यू रहने देंगे। समझ आया पहला डेरिवेशन सबको, चलो सिंपल डेरिवेशन था एकदम यार। दूसरा, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताओ। सेम, एक वायर को मान ले, ठीक है, और इस वायर पे क्या लगा दी जाए, एक बैटरी लगा दी जाए। बैटरी क्या करेगी, इन वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी डायरेक्शन अलाइन कर देगी, लेफ्ट में या राइट में या कोई भी एक डायरेक्शन। ठीक है, इस वायर की लेंथ को मान लो। यार मुझे ये बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन, चार्ज की वैल्यू निकालो टाइम की वैल्यू निकालो, उठा के चलो। चार्ज की वैल्यू कैसे निकालने, वो तो तब निकालोगे ना जब तुम्हें पता हो कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास। तो मैं मान के चल रहा हूँ इस वायर के एक यूनिट वॉल्यूम में, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हमने मान ली कितने हैं, एन। ठीक है, तो अगर इस वायर का वॉल्यूम वी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, एन वी। सीधा मल्टीप्लाई तो करोगे, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स तो वी वॉल्यूम में एन वी इलेक्ट्रॉन्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए एल। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, जिसको नहीं पता याद करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब देखो,
हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, वायर के अंदर कितना है, ठीक है, इन वॉल्यूम वी ऑफ वायर, यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम वी ऑफ वायर, ठीक है। तो ये पूरे वायर के अंदर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला सब लोग ध्यान रखना, एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट, ठीक है, यहाँ पे जो भी गिवन इसके हिसाब से। अब देखो, हमें करंट निकालने के लिए चार्ज चाहिए, टाइम चाहिए, तो चार्ज तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से, Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, यही हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई से मल्टीप्लाई कर दो, आ चुका चार्ज, ठीक है। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकल चुका टाइम, Q यानी कि चार्ज आ चुका, T यानी कि टाइम आ चुका, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कराऊं क्या करंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, N A L, E ये हो जाएगा, L से L कैंसिल, VD ऊपर आ जाएगा, बस ये बन चुका हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में बन चुका रिलेशन, बस खत्म। इसको याद ऐसे कर लेते हैं बच्चे, वीना, VENA, वीना, तो वीना नाम से इसको याद कर लेना, याद करने की ट्रिक है। थर्ड डेरिवेशन पे मूव ऑन करें, चलो, ये जो हमने ऊपर दो डेरिवेशन प्रूफ किया, उसकी हेल्प से हमें ओम्स लॉ डिड्यूस करना है, ओम्स लॉ फाइंड करना है, ओम्स लॉ डिराइव करना है, ठीक है। ऊपर हमने दो डेरिवेशन किए, कौन कौन सा मैं लिख देता हूं, एक तो हमने ये किया E टॉ अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है तो मैं इसको स्मॉल ई लिख रहा हूँ, ठीक है, और I इक्वल्स टू वीना, VD ENA, ठीक है, हम ये दो डेरिवेशन कर चुके ऊपर, इनकी हेल्प से ओम्स लॉ प्रूफ करना है, तो ध्यान से सुनना ओम्स लॉ कैसे प्रूफ करोगे। ओम्स लॉ बोलता है V अपॉन I इक्वल्स टू R, ओम्स लॉ यही था ना, वोल्टेज अपॉन में करंट इक्वल टू R, और R कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। तुम्हारे पास I है, बिल्कुल है, क्या तुम्हारे पास V है, तुम्हारे पास V नहीं है, V मतलब पोटेंशियल, इन V में कंफ्यूज मत हो जाना, ये V वेलोसिटी है और ये V कौन सा है, पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो, क्या मैं पोटेंशियल ला सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ला सकता हूँ, कैसे, E की जगह पे V ऑन L कर दो, चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला है ये, सिंस V इक्वल्स टू E इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, ये होता है पोटेंशियल, चैप्टर 2 का फॉर्मूला है ये, जिसको नहीं पता अब याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल अपॉन में लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से V निकाल दो, I तो था हमारे पास, डिवाइड करोगे मिल जाएगा आंसर, सिंपल ये भी एकदम, VD ml अपॉन E टॉ इक्वल्स टू V, ठीक है, V मिल चुका हमें, I तो था हमारे पास, प्रूफ कर चुके हम लोग, क्यों ना हम V अपॉन I कर दें, ठीक है, V अपॉन I, ऊपर लिखो V और नीचे लिख दो I, ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, VD से VD कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ई से ई कैंसिल मत कर देना, वो मल्टीप्लाई होगा, ml अपॉन n ई स्क्वायर ए, ये सब घूम के यहाँ जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई में, ये कर दिया, ठीक है। V अपॉन I, ओम्स ने बताया था R यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, नोटिस करो कांस्टेंट ही तो है ये, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, सब कुछ ये कांस्टेंट होता है, मैं क्या बोल दूं, ये किसकी वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, ठीक है। तो बस इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ, हमारा प्रूफ हो गया ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू ml अपॉन n e स्क्वायर a, और यहीं से अगर तुमसे रेजिस्टिविटी पूछी जाए, R का भी फॉर्मूला पुट करो, R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A, यही होता है ना, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, रो का फॉर्मूला यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर, ये हो चुका हमारा थर्ड डेरिवेशन, ठीक है, सिंपल एकदम, V निकालो I निकालो, डिवाइड करके ओम्स लॉ मिल जाएगा। इसके बाद सेल्स इन सीरीज, अगर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो, उनका ईएमएफ और रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मुझे ये बताओ, सीरीज में, मैं इसको ना साथ साथ कराते चल रहा हूँ, ठीक है, तो चलो अलग अलग कर लेते हैं, साथ में मिक्सअप हो जाएगा वरना। ये बताओ, सीरीज में करंट और वोल्टेज दोनों में से क्या सेम रहेगा, तुम बोलोगे करंट सेम रहेगा, ठीक है, चलो
दो सेल है मेरे पास, इसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, ये पॉइंट मानो को A, इस पॉइंट को माना B, इस पॉइंट को माना C, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज में। जैसे इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VAC इक्वल्स टू VAB प्लस VBC। ए से सी तक का जो वोल्टेज है किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC के इक्वल होगा, नहीं तो होगा। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज तो डिफरेंट होता है ना, तो ध्यान रखना जो डिफरेंट होगा इक्वेशन भी उसी से बनाएंगे। वोल्टेज डिफरेंट है, बना दी इक्वेशन। अब वोल्टेज और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये होता है वोल्टेज और ईएमएफ में रिलेशन। ठीक है, तो पुट कर दें यहाँ पे V की जगह पे, V की जगह पे पुट कर दें E माइनस आई, ये तो ओवरऑल हो जाएगा ए से सी तक का। ए बी तक जरा नोटिस करो, ए बी तक नोटिस करो, E1 R1, BC तक नोटिस करो, E2 R2। ठीक है, ए बी के लिए है E1 और R1, यहाँ E2 और R2। करंट में मैंने 1 और 2 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई तुमने तो बताया भी सीरीज में करंट हमारा सेम होता है, उसमें 1 और 2 क्यों लिखोगे, तो करंट तो सेम होगा। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, E1 प्लस E2, ये लिख लें इसको, माइनस आई कॉमन, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। लेफ्ट और राइट दोनों साइड को जरा कंपेयर कराओ, कंपेयर बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों साइड को कंपेयर कराओगे तो माइनस का आई था, माइनस का आई है। ठीक है, यहाँ लिखा है ई, तो ये पूरा ई की वैल्यू होगी, यहाँ लिखा है आर, तो ये पूरा आर की वैल्यू होगी। जैसे ही हमने कंपेयर कराया ईएमएफ कितना मिला, E1 प्लस E2, या जितने भी सेल्स होंगे प्लस E3 प्लस E4 E5 E6 एन तक ही चलता रहेगा। फिलहाल हमने दो सेल के लिए क्या है, E1 प्लस E2, और आर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, बस खत्म, सेल्स इन सीरीज, इतना सिंपल सा डेरिवेशन था। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं सेल्स इन पैरेलल में। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने देखो सबसे पहले क्या चीज पूछी तुमसे कि सीरीज में क्या वोल्टेज सेम होगा या करंट। ठीक है, सेम यहाँ पे पैरेलल में क्या वोल्टेज सेम होगा या करंट, तुम बोलोगे वोल्टेज सेम होगा। मैंने क्या बताया, जो डिफरेंट होता है इक्वेशन उसकी बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे, करंट, तो फिर करंट की इक्वेशन लिख लें हम लोग, लिख लेते हैं करंट की इक्वेशन। सेल का ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इससे करंट निकला I1, इससे करंट निकला I2, तो मिल करके इधर कितना करंट आया I। तो मैं करंट की इक्वेशन लिख दूं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, बिल्कुल लिख देते हैं। फिर हमने ऊपर क्या किया था, हमने वोल्टेज की जब इक्वेशन लिखी फिर वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले से, सेम यहाँ पे कर दो। जब हमने करंट की इक्वेशन लिखी करंट की वैल्यू पुट कर दो सेम फॉर्मूले से। पहले यार निकालनी पड़ेगी वो वैल्यू, इसको रीअरेंज करो जरा, आई आर इक्वल्स टू ई माइनस बी, आई कितना आ जाएगा यहाँ से ई माइनस बी अपॉन में। ठीक है, ये दिखा सबको, आई की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पे, ई माइनस बी अपॉन आर, आई की जगह पे ई माइनस बी अपॉन आर, आई की जगह पे E1 माइनस बी अपॉन R1, आई की जगह पे E2 माइनस बी अपॉन R2। वोल्टेज में 1 और 2 क्यों नहीं लिखा हमने, 1 के लिए वोल्टेज 1 और 2 के लिए वोल्टेज 2, क्योंकि भाई पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है, अब जरा इनको ब्रेक कर दो, E बाई आर माइनस V बाई आर, E1 बाई R1 माइनस V अपॉन R1, E2 बाई R2 माइनस V अपॉन R2। ब्रेक क्यों किया हमने, ताकि मैं इसमें से वोल्टेज कॉमन ले सकूं। ऊपर से हमने करंट कॉमन लिया था ना, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस आई कॉमन लिया था, नीचे माइनस वी कॉमन ले लो। ठीक है, E1 R1 प्लस E2 R2, ये तो ऐसे ही था, यहां से माइनस वी और यहां से माइनस वी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या कराओगे, कंपैरिजन करा देते हैं जरा, कंपैरिजन, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ कंपेयर कराओगे माइनस वी, ये तो ठीक है, इधर था E अपॉन आर, इधर था ये सब, तो यानी बराबर होगा E अपॉन आर, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3, E4 अपॉन R4, एन तक ये चलता ही जाएगा। फिलहाल हम दो सेल का कर रहे हैं डेरिवेशन, मैं इसको दो पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, माइनस बी बचेगा क्या, 1/R, यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 1/R
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता जाएगा n तक, जितने भी सेल्स हैं। हम 2 सेल के लिए कर रहे हैं, हम लोग 2 सेल पे इसको छोड़ देंगे। बात समझ आई यहाँ तक सबको? ठीक है? चाहो तो इसको थोड़ा फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से R की वैल्यू इधर कर सकते हो, यहाँ से R की वैल्यू निकालकर इधर कर सकते हो, ठीक है? जब भी 2 सेल का डेरिवेशन पूछा जाए, अगर 2 से ज्यादा का पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, तो यहीं छोड़ देना। मान लिया 3 का पूछा गया, E3/R3 1/R3 इसको यहीं छोड़, ठीक है? लेकिन अगर 2 सेल का पूछा जाए, एक काम और इसमें कर सकते हो तुम लोग, यहाँ से R की वैल्यू जरा फाइंड करो। एलसीएम ले लें R1 R2, यहाँ क्या बचेगा R2 प्लस R1। R की वैल्यू कितना मिलेगी तुम्हें R1 R2 ऑन R1 प्लस R2। इस R की वैल्यू को लेफ्ट साइड में यहाँ पुट कर दें, ठीक है? कर देते हैं जरा पुट। E अपॉन R, पहले मैं एलसीएम ले लूं इधर R1 R2, यहाँ क्या बचेगा E1 R2 E2 R1। सिर्फ एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, ठीक है? स्मॉल r की वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पे। स्मॉल r की वैल्यू कितना है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये R1 R2 से R1 R2 खत्म हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल हो जाएगा। और ये R1 प्लस R2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R, बस ये हो चुका। ऐसे ही करते हो ना, देखो ये अपॉन में लिखा है, ये घूम के यहाँ लिख तुम लोग अगले स्टेप में ई के साथ में R1 प्लस R2 ही तो लिखते, और फिर जब ये इधर से राइट में जाता तो नीचे आ जाता, ठीक है? इसको जब रेसिप्रोकल करते तो ई के साथ लिखते, फिर यहाँ कोई टर्म लिखी हो उधर भेजो तो नीचे आ जाती है। मैंने उसको डायरेक्ट नीचे ही लिख दिया R1 प्लस। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सिर्फ करना जब 2 सेल गिवन हो, ठीक है? और फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में यही तुमने मेरे ख्याल से याद किया होगा। बाकी जो जनरल फॉर्मूला है ईएमएफ का, वो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है जब भी 2 सेल्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट, ठीक है? चलो ये हो चुका हमारा तीसरा, सेल्स इन पैरेलल के चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज। और कर लेते हैं, देखो पहले व्हीट स्टोन ब्रिज बना लें। ये रहा हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है? इसमें क्या होगा, 4 रेजिस्टेंसेस होंगे, बीच में एक गैल्वेनोमीटर होगा। ये बनाए हमने 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, और बीच में हम लोगों ने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना या स्मॉल करंट को मेजर करना। बाकी इधर हमने लगा दी यहाँ पर एक बैटरी, ठीक है? इधर से आ चुकी है हमारे पास एक बैटरी, इसमें से करंट आया आई। तो पहले कुछ भी करने से पहले एक बार करंट डिवीजन देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। इधर से करंट आया आई, ध्यान से सुनते चलना, इधर से करंट आया आई, यहाँ आकर 2 पार्ट्स में बट जाएगा, I1 इधर और I2 इधर, ऐसे ही हो जाएगा। भाई इधर से करंट आया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, I1 इधर I2 इधर। इस I1 में से, ठीक है, मैं इस गैल्वेनोमीटर का करंट मान रहा हूँ IG। अब नोटिस करो इधर से करंट आया I1, ठीक है, जिसमें से IG तो नीचे चला गया, तो बचा हुआ आगे आ जाएगा। बचा हुआ कितना है I1 माइनस IG, ऐसे ही होगा, ठीक है? इधर आ जाओ, इधर से आया I2, इधर से आया IG, I2 और IG मिलकर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? इधर कितना करंट आ जाएगा I2 प्लस IG, फिर इधर से आया I1 माइनस IG, इधर से आया I2 प्लस IG, मिलकर के यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस IG प्लस IG कैंसिल, क्या बचेगा I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 कौन सा करंट है, ये वाला करंट, यही तो 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो कुल मिलाकर के हमारा जो करंट आएगा वापस से हमें I मिल जाएगा इस तरह। करंट डिवीजन समझ आया, ठीक है? और बहुत तरीके होते हैं करंट डिवाइड करने के, जो मर्जी तुम वैसे डिवाइड कर लो, ठीक है? यहाँ I3 लिख लो, I4 लिख लो, यहाँ I5 लिख लो, मतलब करंट तुम अपनी मर्जी से कैसा भी लिख सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये सबसे सुटेबल मेथड है, तो इसको प्रेफर करना। इससे तुम्हें थोड़ा सा ये करंट डिवाइड करना भी सीख जाओगे कि करंट किस तरीके से इधर को जाकर के कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है? चलो फिलहाल करंट डिवीजन हमें समझ आया। अब हम इसमें लगाएं किरचॉफ लॉ, ठीक है? मैं लेफ्ट लूप में किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ।
इसके लिए लगाओ जरा किरचॉफ लॉ। I1 R1 यहां से चलना स्टार्ट करो और घूम के वापस आ जाओ। किरचॉफ लॉ लगाना आता है ना सबको, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, माइनस। करंट की डायरेक्शन में चलो I1 इंटू R1 माइनस कर लोगे, ठीक है। नीचे करंट की डायरेक्शन में चलो IG इंटू जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, वो भी माइनस कर लोगे, ठीक है। ये तुम करंट के अपोजिट चल रहे हो, तुम ऐसे जा रहे हो, करंट नीचे आ रहा है, ठीक है। अपोजिट चले, करंट के अपोजिट चलोगे साइन दिया जाएगा पॉजिटिव, I2 इंटू R3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ बच्चों ने उल्टा भी सोचा हो, मतलब कुछ के ट्यूशन में स्कूल में जहां पर भी पढ़ा होगा तुमने उल्टा पढ़ा होगा कि करंट के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, करंट के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव। वो साइन कन्वेंशन भी ठीक है, ठीक है। मतलब जैसा तुम लोगों ने साइन कन्वेंशन सीखा है, कुछ लोग उल्टा सीखते हैं, कुछ लोग सीधा सीखते हैं, तो जैसा भी तुम सीखते हो दोनों ही एकदम ठीक है, ठीक है। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो तुम लोग करके देख सकते हो इस पूरे डेरिवेशन अपने तरीके से। अगर तुमने ऐसा माना है कि करंट के अपोजिट माइनस होता है, करंट के साथ पॉजिटिव होता है, ठीक है, या तुमने मान लिया हो कि करंट के अपोजिट चलोगे तो पॉजिटिव है, करंट के साथ चलोगे तो नेगेटिव है, तो दोनों ही तरीके एकदम ठीक है, ठीक है। फिलहाल जो एक्चुअल में साइन कन्वेंशन होता है वो होता है ये, जो कॉन्सेप्चुअली सही है, जो लॉजिकली सही है वो ये वाला ठीक होता है, ठीक है। करंट के साथ माइनस, करंट के उल्टा प्लस, दूसरा भी लेके चलोगे आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। बनी हमारी पहली इक्वेशन। चलो जी दूसरी इक्वेशन पे आ जाए। ऐसे बना रहा हूं मैं दूसरी इक्वेशन इस तरीके से, यहां से चलना स्टार्ट करो, घूम फिर के वापस आ जाओ, ठीक है। तो करंट के उल्टा चले पहले तो तुम ऐसे जा रहे हो ना, करंट नीचे है, करंट के उल्टा चले प्लस I1 माइनस IG इंटू में R2, ठीक है। फिर हम नीचे आए, करंट के साथ चले माइनस का IG इंटू जी। फिर हम ऊपर गए, करंट के साथ जा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे ऊपर गए हम लोग, करंट के साथ चले, फिर माइनस का I2 प्लस IG इंटू में R4 इक्वल्स टू 0। ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज लिखना है यहाँ पे, फॉर बैलेंस कंडीशन। जब भी हमारा ब्रिज बैलेंस होगा, फॉर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब जब इसके सेकंड बीच वाली ब्रांच में, जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज की जो बीच वाली ब्रांच है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, करंट की वैल्यू 0 हो जाए तो बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, ठीक है। आपको पता होगी बैलेंस कंडीशन मतलब जब बीच वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाए तो हम बोल देंगे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया हमारा। तो अगर IG की वैल्यू 0 हो गई तो जरा नोटिस करो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, यहाँ चेंज आएगा I1 R1, IG तो 0 हो गया, खत्म करो इसको, I2 R3 इक्वल्स टू 0। I वाले टर्म एक तरफ कर लो, बिल्कुल कर लो, I1 R1, ठीक है। I2 अपॉन I1 इक्वल्स R1 अपॉन में R3। तो इन सबको सॉल्व करके हमें मिल गया, ठीक है। राइट साइड में आ जाओ, इस पे देखो क्या फर्क पड़ेगा, इस पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। I1 R2 बचेगा, भाई IG तो 0 कर चुका है ना तुम लोग, IG 0 हो चुका, ये खत्म हो चुका, ये खत्म हो चुका, ठीक है। जो बचा उसको लिख दो, माइनस का I2 R4 ये बचा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। I1 R2 इक्वल्स टू I2 R4, ठीक है। I वाली टर्म एक तरफ कर लो और R वाली टर्म एक तरफ कर लो। अब जरा नोटिस करो इन दोनों इक्वेशन को, ये क्या है लेफ्ट वाला I2 अपॉन I1, ये क्या है I2 अपॉन I1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। R1 अपॉन R3 इक्वल्स R2 अपॉन R4, इन दोनों इक्वेशन को मिला करके हमने ये लिख दिया। पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा और रीअरेंज करके, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ठीक है। R3 को इधर ले गए, R2 को नीचे ले आए, नहीं भी लेकर के जाओगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने एक फॉर्मेट में लिख दिया अच्छे से, 1/2 इक्वल्स टू 3/4। ये हो चुका हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन। आई होप कि ये सबको समझ आया हो। तो चैप्टर 3 में सिर्फ इतने ही डेरिवेशन हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें सारे डेरिवेशन समझ आए तो एक बार कमेंट्स में बताना, नहीं समझ आए तो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, चैप्टर 2 के हम लोग डेरिवेशंस करेंगे, काफी ज्यादा डेरिवेशन है उसमें, तो एटलीस्ट उसमें 2 से 3 सेशन लग जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।